स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल में। और दोस्तों, जैसे कि लो एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे DULLB हो, BHULLB हो, चाहे फिर क्लैट हो, बहुत करीब आ गए हैं, बिल्कुल पास आ गए हैं। तो इसी के लिए हमने क्रैश कोर्स चालू कर दिए हैं तब तक के लिए। और इन क्वेश्चंस को अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि इंडियन पॉलिटी और लॉ को आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर डैश 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 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन किस आर्टिकल में दिया गया है, किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जा सकती है, वो सलाह दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 में जो है वो लेजिस्लेटिव पावर दी गई है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए। अध्यादेश अध्यादेश दोस्तों जब जारी होता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, रेसिस पर हो और ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि कोई इमरजेंसी में कानून लाना पड़ रहा है, तो तब जो है प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के अंदर। और दोस्तों जब अध्यादेश जारी हो जाता है, वो अध्यादेश वापस जब पार्लियामेंट हाउस में आती है, जब सेशन में आती है, उसको फिर से पास करना होता है। और अगर वो पास नहीं करती है तो सेशन में आने के बाद 6 हफ्ते तक वो लागू रहता है, और 6 हफ्ते के बाद खुद ही अपने आप ही वो अध्यादेश खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। देयर शैल बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 124 में एस्टेब्लिश किया गया है। ऑप्शन थर्ड, आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट्स के एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। और मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट पर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है उसमें भी दो पहलू हैं। पहला, अगर राष्ट्रपति जी उनसे सलाह मांगते हैं किसी सोशल इशू पर, तो वो उन पर बाइंडिंग नहीं होगी, उन पर बाध्यकारी नहीं होगी। वो कह सकते हैं कि इस मैटर को आप खुद देख लीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू पे हम ले लेते हैं, जैसे अभी अयोध्या का मामला चला था, बाबरी मंदिर मस्जिद वाला। तो उस समय राष्ट्रपति जी ने उनसे मांगा था, उनसे सलाह मांगी थी कि आप बताइए क्या करना चाहिए। या फिर सुप्रीम कोर्ट में उनके पास गए थे, जो मतलब पीली डाली गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इस मैटर को आप खुद देख लीजिए, बेहतर होगा आप इसको खुद आपस में बैठकर ही सुलझा लें। ठीक, ये एक सोशल इशू था, सामाजिक इशू था, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को पीछे हटा सकते हैं। लेकिन अगर मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल एग्रीमेंट या इंटरनेशनल ट्रीटी से आ जाता है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना बाध्यकारी बन जाता है, उसे सलाह देनी ही पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। साथ में फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, आर्टिकल 226 क्या कहता है। आर्टिकल 226 में जैसे हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए, ठीक है, अगर उनका हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, रिट जारी हो जाती हैं। वैसे ही हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 में। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The doctrine of basic structure about amendment of constitution was propounded by the Supreme Court in। ये कह रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी होगी, सभी जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, और तो ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित की गई थी, प्रोपाउंड की गई थी। तो चारों केस बेहद इंपॉर्टेंट हैं, अब इन पर नज़र मारते हैं। पहला केस है सज्जन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1964 का केस है दोस्तों ये। ठीक, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट किसी भी भाग को, चाहे वो फंडामेंटल राइट क्यों ना हो, अमेंड कर सकता है। ठीक है, किसी भी भाग को अमेंड कर सकता है, उसको संशोधित कर सकता है। ठीक, और फिर उसके बाद में आया गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1967 का केस है। इसमें 11 जजों की बेंच गठित की गई थी, 11 जज थे बेंच में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले डिसीजन जो सज्जन सिंह केस में दिया था उसको रिवर्स कर दिया था, और कह दिया था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी किसी भी सूरत में पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। और दोस्तों ये भी बता दूं, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस है वो आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में दिया गया है। बिल्कुल ध्यान रखना कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि
आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास में पावर नहीं है अमेंड करने की, प्रोसीजर है। आर्टिकल 368 में प्रोसीजर दिया गया है अमेंड करने का, ना कि पावर दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, देयर इज़ अ प्रोसीजर नॉट द पावर। ठीक, अब अगला केस आता है फिर उसके बाद में केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है। ये याद रखना है आपको। इसके जजमेंट की डेट भी पूछ ली जाती है, जो कि है 24 अप्रैल 1973। और ये भी पूछ लिया जाता है कि आज तक किस केस में सबसे ज़्यादा जजों की बेंच गठित की गई। तो दोस्तों इसमें 13 जज थे इसकी बेंच में, और जो कि 7 और 6 की मेजोरिटी से ये जजमेंट पास किया गया था। मेजोरिटी भी पूछ ली जाती है। 24 अप्रैल 1973 को इसका जजमेंट पास हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर कर दिया था कि फंडामेंटल राइट अमेंड किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, लेकिन विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता, उसका बेसिक स्ट्रक्चर इन्फ्रिंज वॉलेट नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ए के गोपालन केस। ए के गोपालन केस की कंट्रोवर्सी जो है वो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 21 कहता है कि मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि कोई भी पर्सन जो है अपनी लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कोई लॉ नहीं है उसको ऐसा करने का। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने सपोज देखो हमारे यहाँ पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक, ना कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं जल्दी से। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये कहता है, सपोज एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि जिस डेट पर आपने कोई ऑफेंस किया, और अगर उस दिन ऑफेंस को करते समय ऐसा कोई लॉ था कि उस ऑफेंस का जो मतलब उस ऑफेंस की पनिशमेंट आपको आपकी लिबर्टी को इन्फ्रिंज करके दी जा सकती थी, आपको उससे डिप्राइव किया जा सकता था। अगर लॉ था तो हम आपको डिप्राइव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मर्डर केस है, और ये मान लो कि मर्डर केस आज की डेट में ऑफेंस नहीं है भारत के अंदर, ये हमने मान लिया, और आपने मर्डर कर दिया, तो सरकार ये नहीं कह सकती आपने आज मर्डर किया है, कल को हम लॉ लेकर आएंगे और फिर आपको पनिश करेंगे। ये हो जाएगा ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है कि जो आपने मर्डर किया है वो ऑलरेडी ऑफेंस होना चाहिए आपको पनिश करने के लिए। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ में। अमेरिका में ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ लागू होता है, जबकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ भारत में लागू होता है। तो ए के गोपालन जी तो एक लीडर थे, इसमें इन्हें जो मद्रास जेल थी उसमें डाल दिया गया था, डिटेन कर दिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील डाली कि भाई मेरी सिविल लिबर्टी को छीन लिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो दलील थी उसको रद्द कर दिया गया और कह दिया गया कि हाँ इसको सही डिटेन किया हुआ है, आपकी लिबर्टी को सही हार्म किया हुआ है। तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। ए के गोपालन केस दोस्तों याद रखना है, आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा, द ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रैक टू डैश 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 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इनकी बात की गई थी सबसे पहले। तो दोस्तों कराची सेशन था, कराची सेशन हुआ था 1931 में। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की बात की गई थी कि हाँ ऐसा भी कुछ होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, सच पावर हैज़ बीन गिवन टू हिम बाय। तो सबसे पहले मैं बता दूं आर्टिकल 52 में कहा गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अनुच्छेद 52 में कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा। वहीं आर्टिकल 53 में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। मतलब जो राष्ट्रपति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, केंद्र की जो पावर है वो सभी राष्ट्रपति में होगी। ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। और वो सभी पावर उनको कैसे यूज़ करेंगे, उन पावर को या तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे उनका, या फिर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स द्वारा। तो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 53 है इसके लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये पावर संविधान द्वारा इन्हें दी गई है,
ना ही तो कोई पार्लियामेंट कोई लॉ लेकर आई, जैसे कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, ना ही थर्ड ऑप्शन के अनुसार कोई स्पेशल कमीशन गठित किया गया था, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा लॉ पास किया कि इन्हें ये पावर दी जाए। ये हमारे भारतीय संविधान में ऑलरेडी दी गई है प्रेसिडेंट को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा इन इंडिया इज नॉर्मली हेल्ड। लोकसभा इलेक्शन मतलब ये जो प्रधानमंत्री के इलेक्शन होते हैं देसी भाषा में बोले तो। पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन पिटिशंस आर हेयर्ड बाय। इलेक्शन पिटिशन किसके द्वारा सुनी जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्शन पिटिशन सुनी जाती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ट्रिब्यूनल में, कमीशन में या फिर स्पेशल कोर्ट में इनका कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन पिटिशन से। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। तो ये कह रहा है कि पब्लिक पर्स का गार्डियन कौन है। दोस्तों पब्लिक पर्स होता क्या है? पब्लिक पर्स वो पर्स है, वो कोष है जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा सभी इकट्ठा किया गया धन आता है, चाहे वो टैक्स से लिया हो चाहे कैसे भी हो, जो भी हमसे टैक्स वगैरह वसूलते हैं सारा पब्लिक पर्स में इकट्ठा हो जाता है। तो इसका गार्डियन कौन है, इसका रखवाला कौन है, इसका केयर टेकर कौन है? तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कैग। ठीक है, कैग का जो वर्णन है, कैग का एक्सप्लेनेशन 148 में दिया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 148, और ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये याद रखना है आपको, कैग अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और अगर इनको एक बार अपॉइंट कर लिया गया तो वापस ये किसी भी और ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ये या तो 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर जब तक इनकी उम्र 65 साल नहीं हो जाती, 6 साल या फिर 65 साल, कोई एक पहले। और इनको जो हटाया जाता है, अगर इनको हटाने का प्रोसीजर जो है वो सेम वैसा होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है, और इनका जो बिहाफ होता है हटाने का वो होता है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मतलब अगर मिसबिहेवियर और अपने काम के प्रति इनकैपेसिटी वो प्रूव हो जाती है तो जज को हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के। सेम उसी तरीके से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटाया जाता है। पार्लियामेंट में मोशन लाया जाता है, पास किया जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, कमेटी गठित होती है, उसके बाद में हटाया जाता है। ये प्रोसीजर होता है कैग को हटाने का। ठीक है, और इस समय जो हमारे कैग हैं वो हैं जीसी मुर्मू जी। जीसी मुर्मू अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है इनको, और इनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए होती है, आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा इन इंडिया द केस ऑफ हंग पार्लियामेंट अकर्स वैन। ये कह रहा है हंग पार्लियामेंट क्या होती है, हंग पार्लियामेंट कब इंडिया के अंदर, हंग पार्लियामेंट की कंडीशन कब इंडिया के अंदर बन जाती है। सेकंड ऑप्शन ही देखिए, इसका आंसर होगा आफ्टर अ जनरल इलेक्शन नो पार्टी और अ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन लोकसभा। इलेक्शन होने के बाद में जब कोई भी एक पार्टी जो है अपनी मेजोरिटी लोकसभा में प्रूव नहीं कर पाती है, ठीक, या तो इक्वल हो जाता है या फिर प्रूव नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे हंग पार्लियामेंट की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया वॉज। पहली महिला गवर्नर राज्यपाल कौन थी इंडिया की? सरोजनी नायडू जी थी। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। Which officer of the government of India has the right to take part in the proceeding of Parliament of India even though he is not a member। ये कह रहा है कि ऐसा गवर्नमेंट का कौन सा ऑफिसर है जिसको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भाग लेने का अधिकार होता है जबकि वो उसका मेंबर नहीं होता। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक, आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल के लिए, याद रखना, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट सलाह देगी राष्ट्रपति जी को कि किसको अपॉइंट करना है, फिर उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये अनुच्छेद 76 में कहा गया है। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। और उनकी क्वालिफिकेशन उन्हें अपॉइंट करने के लिए इतनी होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकें, जितनी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। और अगर बात करें कि उन्हें राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, उनको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भाग लेने का अधिकार होता है। हालांकि वो वोट नहीं कर सकते हैं, ये भी याद रखना है। ना ही वो मेंबर होते हैं
और अगर वो मेंबर नहीं होते हैं तो वोट भी नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं। ये पावर दी गई है उन्हें आर्टिकल 88 में, अनुच्छेद 88 में। याद रखना है। इस समय हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो के वेणुगोपाल जी हैं, जो हमारे 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। ये याद रखना है आपको। तो इसी के साथ हमारी ये लेक्चर सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। जल्द ही आपको दूसरी तीसरी अगली लेक्चर सीरीज मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।